देखकर जैसे जल्ला शाल्लाकर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को मुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब संगाराम में न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। ये देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वो क्या करता है। ये देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी में दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे वरिश को तुम्हारी बुद्धि में बढ़कर समता, और तुम्हारा यो नवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। भागाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिया दिन भर कहीं नहीं जाता। आप जम्मा या बुबाजी में पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेड मास्टर साहब से आयत करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता है। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, जिन महाजय ने आपसे ये शिकायत की है, जग में भी तो मुन्नू बकीन कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विधास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई जफर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है, ती मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुम में बैरमोश ने। तुम अपने 2-4 माथियों को लेकर उसके घर की बपरीत फोड़ते फिरो। मुझ में इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विधान न कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल ही में रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहाँ जाने के मत में तुम्हारी नानी मरी जा रही है। बाखिर बात क्या है, वहाँ तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मंगाराम दाशाले में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा, यो वह अपनी शेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैने बोडे घाओ, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे मह सकता है। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौटा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी न पड़े और कोई इल्जाम भी गिर पर न आए। बोले, मब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह न होगी। मंगाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली, बौर के बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोटिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम की कल तैयार रहने की आजा देकर अपनी बगदी तैयार कराए और गैर करने चल गए। इधर कुछ दिनों में वह शाम को प्रायः मैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बहकर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम बाकर सकमिनी से बोला, बुनानी, बाबूजी ने मुझे कल में मकूल में रहने को कहा है। रुक्मिनी ने विगमित होकर पूछा, क्यों? मंगाराम, में क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारी की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मिनी जू ने कहा, नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मनसाराम कहा, क्यों नहीं? मगर वह जब माने भी। रुक्मिनी, तुम्हारी नपी अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मंगाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है।
वह बेचारी भूल में कभी कुछ नहीं कहनी। कोई चीज मांगने जाता है, ती तुरंत उठाकर दे देती है। रुक्मिणी यह व्यावरिश क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख मैं जाकर मुदती हूँ। रुक्मिणी अलसाई हुई निर्मला के पास जा पहुँची। उसे अड़े हाथों लेने का, फोटो में घसीटने का, तानों से वेदने का, रुलाने का सुझाव भर वह हाथ में न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह मिचावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूजू वहाँ सुधार, सब कामों की देख रेख करती रहें, पर चिमनी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई में उठकर बोली, आहार दीदी, बैठिए। रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव ने कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी में कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी, मंगाराम को घर से निकाले देती हो, तुम पर कहती हो मैंने तो किसी में कुछ नहीं कहा। क्या तुमने इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे बरनों को छूकर बहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी बाँचें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक बोला हो। रुक्मिणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? जब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मंगाराम ननिहाल चला गया था, तो इतने पवराए कि खुद जाकर लिया लाए। जब इसी मनसाराम को घर में निकालकर स्कूल में रखे देते हैं, अगर लड़के का वान भी बांका हो जा तो तुम जानोगी, वो कभी बाहर नहीं रहा, उगे न खाने की बुध रहती है, न पहनने की, जहाँ बैठता वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया, पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी, वहाँ ये फिक्र है कि इसने खोया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं, तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुचिमनी वहाँ से चली गई। वही महाव गैर करके लौटे तो निर्मला तुरंत वो विषय दे दिया मनसाराम में। वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक ये बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा या ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। जय वह नियमित रूप में पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वे कयमे पढ़ा रहा है तुम्हें, मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका ये रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम की मारते मारते वेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई, बोली, उनके पढ़ने में थी इसमें कोई हरज नहीं होता, मैं उगी वक्त उनमें पढ़ती है जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज होता हो तो जानो। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताम से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उसने कहीं अधिक बह गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध बाया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौह को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जी यह महारानी इतनी खूब दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना गजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो बाया कि इन्हीं वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसने भांप लिया तो गजच ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, वह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें दी 4 मिनट पढ़ाने में उसका हरज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है।
कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझ में पहने कहा ही नहीं, ये तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी न आएगा। निर्मला ने तुरंत इस बाधे का बंधन किया, नहीं, ये बात तो नहीं। वो मुझे दिन लगाकर गढ़ाते हैं और उनकी मैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान में न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला जब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी बोली, गहनेती शाम ही को पढ़ा देते थे, जब कई दिनों से एक बार आकर विखना भी देख लेते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं अपने काम में सबसे अच्छा है। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था, फिर जाग कसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता। मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेगी, इसी ने ये आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। बभी जरा ही देर हुई धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिन में कहा, खूब समझता है। तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली। दीदी का सहारा निकल अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले में नहीं समानता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लीड की नानी मरती है। और लड़के खून होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक ये दिल लगाकर पढ़ता था। यह भी मेहनत का नतीजा है कि अपने काम में गव से अच्छा है, लेकिन इधर कुन्य दिनों में इसे गैर सपा का स्काप बना है। अगर अभी से रोकवामन की गई तो पीछे करने धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिम रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातः काकपत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में बाने का वादा करके बंथी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब वो मज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके पहा एक लड़के की भी जगह बाली न थी। गाभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तत् शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह वाली भी हुई, ती भी मंगाराम की जगह न मित्र गवेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी सड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी की रात दिन ऐसे प्राणियों में माविका रहता था, जो नौजवान संजय का भी संभव अध्यय की भी माध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ वे दिवाकर काम निकल जाए तरकी बातचीत करनी बाहिए, पर उसने हंक कर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं, स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई, तो जामे में बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को बड़े बड़े निकाल देंगे। संभव है असरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते मुंझलाए हुए घर लौटे। मंगाराम उसी वक्त पर में स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेशों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी ग्राम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते जौर भंसाराम को वोटिंग हाउस में दाखिल करने कल पेशा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों में कोरा जवाब मिल गया। जब 2 ही उपाय थे, या तो मंगाराम को अवगा किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भी करा दिया जाए। वे दोनों बातें आमान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का मन के थोरुप कुछ गांठ हो गया था। उस दिन से उन्होंने भागाराम को कभी घर में जाते देखा, यहाँ तक कि जब वो खेलने भी न जाता था, गकुल जाने के पहले और जाने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह में पसीने की धारें निकलती थी,
लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर निकलता उसका आत्माभिमान